हेलो प्यारे बच्चे, क्या हाल चाल, क्या समाचार। वेरी गुड मॉर्निंग है ना। सब लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने पूरा के पूरा कंसंट्रेशन टर्म ख़त्म किया है और ये लास्ट लेक्चर है जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म का है। अब हमें देखना है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में बताया था, है ना। इस लेक्चर्स में देखेंगे अपन मास परसेंटेज एंड नॉर्मेलिटी। इसके बाद हमारा कंसंट्रेशन टर्म क्या हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद हम लिक्विड सॉल्यूशंस के लेक्चर्स के अंदर एंट्री करेंगे, वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ। तो लेक्चर्स नेक्स्ट, हमने पिछले लेक्चर, मेरा कौन सा लेक्चर नंबर 9 था, पीपीएम एंड पीपीबी देखे थे आप लोगों ने। लेक्चर नंबर 9 में स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन देखे थे। लेक्चर नंबर 10 में मैं बिल्कुल ही छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो बच्चे एक बार मतलब आए, है ना, यूट्यूब ऑन करें तो इसको 1.5x या 2x के स्पीड से तुरंत ख़त्म करें। ऐसा नहीं कि अभी देख लिए, ऐसा नहीं, एक बार में एक लेक्चर को ख़त्म करें। लेक्चर 9 है ना। तो लेक्चर 9 में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मास परसेंटेज। भाई मास परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के बारे में अपने को पढ़ना है कि मास परसेंटेज क्या है। तो भाई देखो, मान लो कोई कंपाउंड है ना, एक कोई कंपाउंड बना हुआ है, तो उसमें इंडिविजुअल एलिमेंट का कितना मास है उसी के परसेंटेज को हम बोलते हैं मास परसेंटेज, है ना। किसी भी कंपाउंड के अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट का कितना मास है उसी को हम बोलेंगे मास परसेंटेज। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके मास, इंडिविजुअल एलिमेंट का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। मीन्स मैं बोल दूं परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू होता है वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड, है ना। कंपाउंड का मोलर मास, मतलब मैं क्या बोलूँगा इधर, मोलर मास इंटू 100 है ना। किसी भी एलिमेंट का निकालना है। अच्छा, मोल परसेंट निकालोगे तो मोल परसेंट यदि क्वेश्चन में बोल दे तो क्या बोलूँगा? इंडिविजुअल एलिमेंट का मोल अपॉन टोटल मोल इंटू 100। इसको एक कहाँ चलेगा, इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं, है ना। देखो क्वेश्चंस में लिखता हूं कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड कार्बन इन CaCO3, है ना भाई। तो पूरा CaCO3 में आपको वेट बताना है। तो मैं तुमसे पूछूंगा कि सर CaCO3 के अंदर पूरा वेट कितना है, तो मैं बोलूँगा कैल्शियम 40 ग्राम, कार्बन 12 ग्राम और ऑक्सीजन 48 ग्राम। तो यदि मैं टोटल ऐड कर दूं इन सबको तो ये होता है 100 ग्राम, है ना, टोटल वेट। तो मैं बोलूँगा परसेंटेज ऑफ कार्बन, है ना। तो इसके अंदर कार्बन कितना है 12 अपॉन टोटल कितना है 100, इसका मास इंटू 100, फार्मूला यूज कर लो, ये हो जाएगा 12%, है ना। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बोलूँ तो सर ऑक्सीजन कितना है 48 ग्राम, टोटल कितना है 100 ग्राम इंटू 100, ये कट जाएगा, ये हो जाएंगे 48%, है ना। और नेक्स्ट बोलेगा परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, सर कैल्शियम कितना है 40 ग्राम अपॉन 100 इंटू 100, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 40 ग्राम, है ना भाई। तो भाई अब जोड़ लो 12 ग्राम 48 प्लस 40, ये क्या हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। तो बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, है ना। बहुत सारे बच्चों को इसमें लगा होगा यार नीचे 100 इंटू 100, है ना। इससे एक और क्वेश्चन देखेंगे तो पता चलेगा और डिटेल में जाएगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा
कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन C2H6 इथेन के अंदर। तो सर कुछ नहीं करना है सर, टोटल वेट C2H6 का कितना हो जाएगा, C2H6 का कितना वेट हो जाएगा, कार्बन का हो गया 24 ग्राम और 6 ग्राम हाइड्रोजन मतलब 30 ग्राम। क्या हो गया भाई 30 ग्राम। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन मेरे से पूछे तो मैं बोलूँगा 20, मतलब उस कंपाउंड के अंदर कार्बन कितना है 24 ग्राम और टोटल कितना है 30, तो टोटल मैं बोलूँगा 30 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो चला गया, ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 80%, है ना। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा 6/30 इंटू 100, ये हो जाएगा 5 टाइम्स और ये हो जाएगा 20, मीन्स ये हो जाएगा 20%, है ना। 80% एंड 20%। ये तो बहुत छोटा छोटा सा क्वेश्चन था जो NCERT बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन में चलते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ FeSO4.7H2O। अब FeSO4 और 7H2O तो मेरे भाई इस डॉट के बाद वाले को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना। मैं फिर से दिखाऊं, एक डॉट लगा हुआ है, ये डॉट दिया है ना, मैं आपको घेर के दिखाऊं, ये डॉट के बाद वाली है ना, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना। इनऑर्गेनिक में पता चलेगा क्योंकि हीट करने के बाद ये इवेपोरेट हो जाते हैं, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसी को बोलते हैं। मीन्स आपको टोटल वेट अपॉन उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का वेट इंटू 100, जैसे मेरे पास है FeSO4.7H2O, Fe का कितना है, Fe का 56, सल्फर का 32, ये मेरा 64 और ये 7 इंटू 18 मतलब ये 126 हो जाएगा। जब इनको ऐड करोगे टोटल मोलर मास तो ये हो जाएगा 278 ग्राम, 278 ग्राम। तो भाई परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, इसका वेट 126, टोटल वेट 278 इंटू 100। इसको सॉल्व आउट करोगे तो 45.32% आएगा, है ना। आपसे नियरेस्ट इंटीजर पूछे तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो बहुत आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन था, है ना। एक और क्वेश्चन है ना, ये आप ट्राई करोगे, बोलो हाँ या ना, कर लो यार, ये नियरेस्ट इंटीजर में बताना है आपको। तो तुम देखो हमसे पूछा है परसेंटेज, फिर से पूछ दिया वही कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो तुम देखो Na2 वो हम कितना हो जाएगा 46 ग्राम हो गया, ये सल्फर 32 ग्राम, ये 64 ग्राम प्लस 10H2 मतलब 10 इंटू 18 180। तो इनका जब आप Na2SO4 का Na2SO4.10H2O को इसको ग्लोबल सॉल्ट बोलते हैं, ये करोगे तो ये हो जाएगा 322, है ना। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा 180/322 इंटू 100। तो परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये होगा 180/322 इंटू 100, है ना। इसको सॉल्व आउट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 55.90 और नियरेस्ट इंटीजर पूछे तो 56 आंसर हो जाएगा, है ना। तो आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन इंटीजर टाइप में आएगा जेईई मेंस में, है ना। और यदि नीट में होगा तो MCQ बेस्ड आएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ हम एक जेईई मेंस के क्वेश्चन करेंगे, है ना। जेईई मेंस के क्वेश्चन करेंगे
कि ये शुगर जेई मेंस 2023 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा। अच्छा खास बात बताऊँ, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना, कि ये सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज obtained by mixing 200 gram of its 25% solution and 500 gram of 40% solution, the mass percentage of resulting solution। भाई रिजल्टिंग सोल्यूशन का मास परसेंट, तो भाई टोटल सोल्यूशन कितना हो जाएगा 700, और 700 से जितना परसेंटेज है ऑब्टेन क्या हो जाएगा, है ना। तो भाई उस पूरे मिक्सर में शुगर कितना है, तो 200 का 25% और 500 का 40%, तो उतना वेट अपन टोटल वेट इन 200। तो मैं एक चीज बोल दूंगा, टोटल मास ऑफ शुगर in the given mixture है ना, पूरे मिक्सचर में शुगर कितना दिया है भाई, तो मैं बोलूँगा कि 200, इसका 25%, 25/100 प्लस 500 का 40%, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये तो 200 हो गया और ये 50, तो ये 250 ग्राम, मतलब पूरे मिक्सर में जो शुगर था 250 ग्राम था। तो भाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 200 ग्राम प्लस 500 ग्राम, ये हो गया 700 ग्राम। तो टोटल मास अपना कितना हो गया 700 ग्राम, और वो हमारा कितना ऑब्टेन कितना हो गया 250 ग्राम। तो हम निकाल सकते हैं भाई कि परसेंटेज मास ऑफ शुगर 250 अपॉन 700 इंटू 100, ये हो गया। इसको करोगे तो नियरेस्ट इंटीजर 36% आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 36%, है ना। आपसे पूछा भी है नियरेस्ट इंटीजर, तो 36, ये इंटीजर क्या हो जाएगा 36। बात समझ में आया भाई। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार जेईई मेंस में क्वेश्चन मोल परसेंट का भी पूछा है ना, तो आपको कॉन्सेप्ट आ गया। तो मोल परसेंट पूछा होगा तो क्या करेंगे, उसका मोल अपन टोटल मोल इंटू 100, है ना भाई। तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। अब ध्यान से सुनो, अब नेक्स्ट टर्म ही आएगा नॉर्मलिटी, है ना। फॉर्मेलिटी तो अपन पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट टर्म आएगा। अच्छा ये बच्चे जो नॉर्मलिटी टर्म है पहले से आप लोगों ने रेडॉक्स में पढ़ा होगा। अच्छा देखो, अभी तक मैं जितना टर्म पढ़ाया हूँ, अभी तक मैंने जितना टर्म पढ़ाया है ना, आप लोग 11th में पढ़ के आए होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो इस वीडियो से पढ़ लेना, क्योंकि ये पूरे के पूरे इतना करने के बाद 30% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बन जाएंगे 12th वाले, है ना। और जब हम आगे बढ़ेंगे ना राउल्स लॉ में या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में वहाँ मोलारिटी का ही खेल है, मोलालिटी का ही खेल है। मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने आना चाहिए, उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो भाई नॉर्मलिटी क्या होता है, सिमिलर मोलारिटी की तरह होता है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूशन। अच्छा मोलारिटी में क्या था, पर लीटर सॉल्यूशन, है ना, डायरेक्ट बोल दो। अभी मोलारिटी में हम लोग देखे थे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूशन, बट नॉर्मलिटी में हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर सॉल्यूशन। सर ये नया टर्म आ गया इक्विवेलेंस। अच्छा इसको मैं डिफाइन कर दूं नॉर्मलिटी को फॉर्मूला के फॉर्म में, तो नंबर ऑफ चाहे इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट, एक लाइन में बोलूँ तो इक्विवेलेंस
absolute upon volume of solution in liter. Volume of solution in liter. Equivalence of solute upon volume of solution in liter. तो भाई इक्विवेलेंस क्या होता है भाई? नया चीज। इक्विवेलेंस कैसे निकलेगा? तो ये होता है वेट, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट। और आप लोगों को इक्विवेलेंट वेट निकालने आता है? ये भी नहीं आता तो भी बता देता हूं। इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलेकुलर वेट। मोलेकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। सारा कहानी रेडॉक्स के अंदर एन फैक्टर का है। सारा कहानी रेडॉक्स के अंदर एन फैक्टर का है। अब थोड़ी सी चर्चाएं हम एन फैक्टर पे करते हैं। तो भाई अपने को पता है कि एसिड है ना, बहुत डिटेल तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि बहुत डिटेल मैं रेडॉक्स में किया हूँ। एन फैक्टर का वही होता है कि नंबर ऑफ H प्लस आयन है ना फॉर एसिड, कि पानी के अंदर कितना H प्लस आयन डोनेट करता है एसिड, उसी का उसका एन फैक्टर बताते हैं। या नंबर ऑफ बेस के केस में नंबर ऑफ OH माइनस आयन फॉर बेस, कि पानी के अंदर बेस, ठीक है भाई, पानी के अंदर बेस कितना OH दिया वो उसका एन फैक्टर है, एसिड कितना H प्लस दिया वो उसका एन फैक्टर है। तो भाई सिंपल सी बात है कि कुछ हम क्वेश्चन से पहले मैं इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कराना सिखाऊं, है ना। जैसे मैं तुमसे पूछूंगा एन फैक्टर, एन फैक्टर, पहले तो एन फैक्टर बताऊं। जैसे मेरे पास HCl है, ठीक है भाई, तो H प्लस एन Cl माइनस में टूटेगा, एक H प्लस दिया तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? एन फैक्टर हो जाएगा 1 होगा। अच्छा दूसरा H2SO4 है ना, एक 2H प्लस देगा, SO4 माइनस 2, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अच्छा एक बहुत फेमस है H3PO4, H3PO4, फोर्थ हमारा होता है H3PO3, फिफ्थ होता है H3PO2, ठीक है भाई। तो सिंपल से लॉजिक है, H3PO4 में क्या होगा कि फास्फोरस डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन। अब देखो इनडायरेक्ट हाइड्रोजन 3 है, इनडायरेक्ट हाइड्रोजन क्या है इसमें 3 है। तो पानी के अंदर जब इसको तुम डिजोल्व करोगे सॉरी, तो ये 3H प्लस क्या करेगा? डोनेट करेगा। जब 3H प्लस डोनेट करेगा तो इसका एन जो फैक्टर होगा 3 हो जाएगा, जबकि ये हमारा है और ये मेरा H, ये दो ही H है, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा? 2। पानी के अंदर 2H प्लस डोनेट करेगा और ये इसका एन फैक्टर कितना होगा? 1। तो पानी के अंदर क्या हो गया? एन फैक्टर 1 हो जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर एक ही H को क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो तुम सोचो, छोटी छोटी और बातें करें। यदि नॉर्मलिटी 1n गिवन है तो इसको बोलते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक है भाई।
यदि नॉर्मलिटी 1/10n हो गया तो इसको बोलेंगे डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। यदि नॉर्मलिटी 1/100n हो गया इसको बोलेंगे सेंटी नॉर्मल। तो नॉर्मल, डेसी नॉर्मल और सेंटी नॉर्मल तो आपको समझ में आ गया। चलो भाई, और हम कुछ देखने वाले। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं। क्वेश्चन आने से पहले अपन कुछ बातें भी फोकस करते हैं, है ना। हमसे क्वेश्चन दे दिया कि 490 ग्राम फाइंड फॉर्मेलिटी। ये फॉर्मेलिटी अपन पढ़ चुके हैं। यदि फॉर्मेलिटी नहीं पढ़े हैं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा। मैं अभी नॉर्मलिटी के क्वेश्चन करा दूं, ये फॉर्मेलिटी के क्वेश्चन आ गए, कोई दिक्कत नहीं, आपको फॉर्मेलिटी भी सिखा दूंगा, है ना। चलो, तो मैंने क्या बोला, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। यदि आपको नॉर्मलिटी दिया है तो मोलारिटी इनटू n फैक्टर होगा। नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। और हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, n फैक्टर इम्पोर्टेंट है ना। जैसे तुमसे मैं पूछूं NaOH का n फैक्टर क्या होगा, बोलो, तो बोलेंगे सर Na प्लस OH माइनस। एक OH दिया है ना, 1 OH दिया है, तो n फैक्टर 1। ये बेस के लिए बातें कर रहा हूँ, है ना। मान लो CaOH होल ट्वाइस का क्या हो जाएगा, Ca प्लस 2, एक्वस लिखते जाएंगे, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। 2H माइनस एक्वस, तो इसने 2 दिया तो इसका n फैक्टर क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो अब हम आगे चलें, इसके क्वेश्चंस को करते हैं। फाइंड आउट नॉर्मलिटी ऑफ, अच्छा सुनो, एक छोटी सी बात, क्वेश्चन कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। आपको बताऊं इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का कितना होगा, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलिकुलर वेट अपॉन n फैक्टर, और मोलिकुलर वेट का कितना होता है 98 होता है, और H2SO4 का n फैक्टर 2, तो ये हो जाएगा 49, है ना। मीन्स इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा कि फाइंड आउट नॉर्मलिटी ऑफ 490 ग्राम H2SO4 इन 10 लीटर सॉल्यूशन। तो भाई सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस होगा गिवन वेट 490 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा 49, तो हो जाएगा 10। तो नॉर्मलिटी होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्या होगा 10, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 1 नॉर्मल। हमारा आंसर हो जाएगा 1 नॉर्मल। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ 10% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ CaSO4। ठीक है भाई, तो देखो अब अपने को ये बात पता करना पड़ेगा
कि 10 ग्राम CaSO4 CaSO3 प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो देखो वॉल्यूम तो मिल गया भाई, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल गया, वेट भी मिल गया सॉल्यूट का, लेकिन इक्विवेलेंट वेट CaCO3 का क्या होगा? CaCO3 इसमें टूटेगा, Ca+2 CO3-2, तो जितना चार्ज होता है वही उसका इक्विवेलेंट वेट होता है ना। इस ये भी रूल है, सॉरी इक्विवेलेंट वेट नहीं, एन फैक्टर। तो इस पे चार्ज कितना है? तो 2 है, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? एन वेक्टर 2 हो जाएगा। मीन्स इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट वेट जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा ना एन फैक्टर, तो रेडॉक्स की वीडियो देखेंगे, है ना। और रेडॉक्स मैं नोट्स भेज दूंगा, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। एन फैक्टर 2-3 लेक्चर का होता है, मैं तो 1 मिनट में आप लोगों को बता दिया। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? सर गिवन वेट 100/2, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, है ना। तो भाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है भाई। तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 10/50 इंटू 1000/100, ये 2 0 से 2 0, ये 2, तो ये हो जाएगा 2 नॉर्मल, है ना। तो भाई सारा खेल जो है ना, सारा खेल आप लोगों का एन फैक्टर का। एन फैक्टर आएगा तो इक्विवेलेंट वेट आएगा, इक्विवेलेंट वेट आएगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट, ये भी आसान है कि भाई सिंपल सी लॉजिक है कि 6.022 10⁻20 मोलिकुल्स ऑफ Na2SO3 डिजोल्व इन इतना, कैलकुलेट नॉर्मलिटी। अरे भाई वॉल्यूम तो मिल गया, है ना। तो तुम सोचो, हम बोलेंगे ना कि 6.022 1 मोल 10⁻23 मोलिकुल्स कंटेन 106 ग्राम, है ना। 1 मोल का 106 ग्राम होगा ना इसका मास, है ना। इसलिए 1 मोलिकुल्स कंटेन 106, ये इसका मोल कर लो, मोलिकुलर वेट से काम कर लो, वैसे भी हो जाएगा 6.022 10⁻23, इसलिए 6.022 10⁻22 मोलिकुल्स कंटेन 106/6.022 10⁻23 इंटू 6.022 10⁻22, इसको सॉल्व आउट कर दो 10.6 हो जाएगा। अब Na2SO4 का कितना हो जाएगा बस? इक्विवेलेंट वेट, वेट ऑफ Na2SO4। सर सिंपल सी बात है, Na2SO4 का एन फैक्टर क्या होगा? 2Na प्लस SO4-2। सर केटायन है एनायन पे टोटल चार्ज देखते हैं कि उस पर चार्ज कितना है, वही उसका एन फैक्टर होता है। तो इसका एन फैक्टर या तो इसका चार्ज देख लो, -2 या +2, 2 होता है, प्लस में ही लेना होता है मोड में। तो इक्विवेलेंट वेट इसका हो जाएगा 10.6/2, ये हमारा क्या होगा? सॉरी इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? 106, क्योंकि टोटल मोलर मास बाई 253, है ना। तो नॉर्मलिटी होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। गिवन वेट क्या होगा? 10.6 अपॉन इक्विवेलेंट वेट 53 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 100 cc दिया है ना। तो इसको 1000 से हम क्या करेंगे? डिवाइड 10.6 अपॉन 53 इंटू 1000 अपॉन 100, ये कट गया, इसको काट लेना, लगभग आपका 2 आ जाएगा।
ठीक है भाई। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, है ना, तो थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, है ना। तो क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए ऐसे ही आपको क्या करेगा, फंसाएगा। कभी मोल दे दिया, अब मोल से देखो, आप मोल का यूज़ करके मोलेकुलर वेट यूज़ करके वेट निकाले, फिर इक्विवेलेंट वेट निकाले, तो वेट और इक्विवेलेंट वेट दोनों निकलवा दिया, मतलब क्वेश्चन अच्छा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 0.1 नॉर्मल H2SO4 फाइंड मोलारिटी। अब तुम सोचो मोलारिटी, इसका n फैक्टर कितना होता है, अभी कुछ देर पहले बताया था सर n फैक्टर 2 होता है, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू n फैक्टर, तो मोलारिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी बाई n फैक्टर, नॉर्मलिटी 0.01 अपॉन n फैक्टर क्या हो गया 2, तो हो जाएगा 0.005 आंसर। ठीक है भाई, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट जेईई एडवांस 1999, है ना, फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ 0.3 m फास्फोरिक एस, फास्फोरिक इक अस का मतलब कम होता है, एक मतलब फास्फोरस जो भी है सर, H3PO4 H3H प्लस SO4 -2, है ना, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया, SO4 कहाँ है यार, सॉरी PO4 -3, तो इसका n फैक्टर हो गया 3, n फैक्टर 3 हो गया, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी मतलब 0.3 इंटू 2, ये हो जाएगा 0.6। ठीक है भाई, तो ऐसा ही क्वेश्चन है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और है, ट्रैक से हटके है, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि ये मोलर सॉल्यूशन डेट कंटेंट 1 मोल ऑफ सोल्यूट। अच्छा एक चीज़ मैं बताया था, मोलर और मोलल में डिफरेंस। मोलर किसके लिए यूज होता था भाई, मोलर किसके लिए यूज होता था, तो देखो ये मोलर सॉल्यूशन होता है, मतलब मोलरिटी 1, तो 1 मोल दिया है, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर सॉल्यूशन, तो 1 लीटर सॉल्यूशन हो जाएगा मोलर। यदि मोलल होता तो 100 ग्राम सॉल्वेंट, यदि ये मोलल होता, मोलल मतलब ये मोलालिटी बताता, है ना, ये मोलर है, मोलारिटी बताएगा, मोलारिटी, है ना, दोनों में डिफरेंस यही है। तो मोलर हो जाएगा तो पर लीटर सॉल्यूशन, और मोलल होता तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट, है ना। तो मैंने आपसे वादा किया था कि वीडियो में बहुत लंबा नहीं बनाऊंगा, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।